मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल का हुआ आगाज। सीएम धामी ने साइकिल रैली का किया शुभारंभ। देहरादून की सड़क पर साइकिल चलाते दिखे मुख्यमंत्री। पूर्व सीएम हरीश रावत के धरने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कसा तंज। कहा, जब विषय न्यायालय में हो तो इस प्रकार की ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मिलने पहुंचा पूर्व विधायक संगठन। 21 जनवरी को देहरादून में होगा पूर्व विधायकों का सम्मेलन। प्रदेश के मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में कोरोना BF7 वेरिएंट को मात देने की तैयारी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर राजेश कुमार ने कोरोनेशन अस्पताल में किया औचक निरीक्षण। मॉक ड्रिल को परख कर लिया तैयारियों का जायजा। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। प्रदेश में आगामी 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। खेल मंत्री ने कहा कि यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि न्याय पंचायत स्तर से शुरू हुआ या खेल महाकुंभ ब्लॉक स्तर और फिर जिला स्तर से होते हुए अब राज्य स्तर पर आयोजित होने जा रहा है। इस महाकुंभ में लगभग 4 लाख प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अब तक प्रतिभाग किया है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि हम आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करें। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। और इसमें लगभग 8000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राजकीय स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। और जो हमारे पौराणिक खेल है मुर्गा झपट, वहाँ भी जो है प्रदर्शन प्रतियोगिता के रूप में हम लोगों को देखने का अवसर मिलेगा। खेल महाकुंभ के माध्यम से हमारी ये कोशिश है कि बच्चे उसमें जो है अपने अंदर जो छिपा हुआ खिलाड़ी है या अपने अंदर जो खेल के प्रति उनके अंदर जो इंटरेस्ट है उसको अवसर हम लोग प्रदान कर सके, चाहे वो नेशनल स्तर पर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, वो उस फलक पर छाए और उत्तराखंड का नाम रोशन। मुख्य विकास अधिकारी हरिद्वार प्रतीक जैन ने पंचायत चुनावों के बाद पहली बार आज रुड़की के नारसन विकासखंड कार्यालय में ग्राम प्रधान सहित क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। वहीं ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। प्रतीक जैन ने बताया कि बैठक का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की तमाम योजनाओं को अवगत कराना है और बैठक में जो समस्याएं आई उनके निवारण के लिए संबंधित विभाग को कहा गया है। की बैठक करी है, काफ़ी अच्छी मात्रा में यहाँ पे सभी मेंबर्स उपस्थित हुए। सभी विभागों के अधिकारीगण भी यहाँ पे उपस्थित थे। तो जैसा कि आमतौर पे BDC की बैठक में होता है, सभी डिपार्टमेंट्स अपने अपने विभागों से संबंधित जो भी स्कीम्स होती हैं, जो भी योजनाएं होती हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स गतिमान होते हैं, वो सभी क्षेत्रवासियों को बताते हैं। आम जनता के पास भी, हमारे सारे ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं उन तक भी वो सारी स्कीम्स, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन पहुँचे और जो भी लाभकारी योजना है उससे जो हमारे सभी नागरिक हैं उसका लाभ ले सकें। साथ में ही जो सदस्य हैं उन्होंने बहुत वैलिड जो इश्यूज आते हैं, कुछ यहाँ पे देखा गया सड़क को लेकर, कुछ लाइट को लेकर, विद्युत समस्याएं भी सामने आई। हम यहाँ पे सभी समस्याओं को एक बार समेकित करके सभी डिपार्टमेंट्स का रिव्यू करेंगे और किस तरह से उसे रिजॉल्व करना है उसका समाधान निकालेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मसूरी विंटर कार्निवाल के तहत साइकिल रैली का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि मसूरी विंटर कार्निवाल पर्यटन को बढ़ावा देने वाला उत्सव है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश का नैसर्गिक सौंदर्य पर्यटकों को आकर्षित करता है। राज्य सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राज्य में सड़क, हवाई और रेल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार हो रहा है। राज्य में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा शहर के गुरुद्वारे पहुंचे और मत्था टेक अमर बलिदानियों को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। आज बाल शहीद दिवस के अवसर पर हम गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 4 पुत्रों को नमन करते हैं। वहीं उत्तरांचल पंजाबी महासभा ने सीएम धामी को गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके 4 साहिबजादे का प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बलिदान बहुत बड़ा बलिदान था और देश के अंदर लंबे समय से इस बात की मांग उठती रही है कि उनके बलिदान को पूरा देश जाने, भावी पीढ़ी जाने, उसके लिए काम होना चाहिए था। देश के इतिहास में बहुत पहले से ये काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। यह काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, देश के अंदर जो आज 26 दिसंबर को अनेकों कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से यह आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भली भांति उनको स्मरण करेगी, उनसे प्रेरणा लेगी कि धर्म के लिए बलिदान होने वाले, धर्म के लिए अपना त्याग करने वाले तमाम प्रकार की जो क्रूरता और अत्याचार सहन करने वालों का नाम हमेशा। अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत धरना प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं बीजेपी ने उनके धरने को नौटंकी करार दिया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि हरीश रावत अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस तरह के कार्य कर रहे हैं। सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। हरीश रावत जी की पूरी तरह से राजनीतिक नौटंकी है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें अंकिता हत्याकांड की, तो बहुत दुखद घटना हुई थी। उसको लेकर के सरकार के द्वारा जो एसआईटी बैठाई गई, उस एसआईटी के द्वारा बहुत पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष जांच की गई है और जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने भी जो है उसको सही ठहराया है और उस पर मुहर लगाई कि किसी प्रकार की जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच से भी कोर्ट ने मना किया था। मैं कह सकता हूं कि जो जांच एसआईटी ने की है वो अंकिता को न्याय दिलाने के बहुत अच्छी तरह से जांच हुई है। यदि आप 31 और न्यू ईयर को लेकर किसी हिल स्टेशन में जाने की खास प्लानिंग कर रहे हैं तो सरोवर नगरी नैनीताल से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। न्यू ईयर की पार्टी में कोई खलल न पड़े, इसके लिए यातायात पुलिस ने भी कमर कस ली है। नव वर्ष के लिए परिवहन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने न्यू ईयर के 5 दिन पहले ही पूरा ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है, जिसे सार्वजनिक किया गया है। वहीं दूर दराज से आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए कालाढूंगी, हल्द्वानी के सभी एंट्री प्वाइंट पर यातायात पुलिस मौजूद रहेगी। रुद्रपुर की ओर से आने वाले वाहनों को कालाढूंगी रोड से होते हुए नैनीताल की ओर को भेजा जाएगा। ये डिटेल प्लान हम सोशल मीडिया पे डाल चुके हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा रहे हैं। सभी से अनुरोध है जो भी नैनीताल इस समय आ रहे हों इस ट्रैफिक प्लान का अध्ययन जरूर कर लें और किसी भी असुविधा से बचें। साथ में ये भी अनुरोध करना है कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी और अन्य पुलिसकर्मी इस ड्यूटी के लिए काफ़ी संख्या में लगे होंगे, कृपया उनका सहयोग करें, उनके साथ अनावश्यक बहस ना करें। आपकी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए नैनीताल पुलिस लगातार ड्यूटीरत है। खबर उधम सिंह नगर के किच्छा से है, जहां किच्छा पुलिस ने लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक बदमाश को अवैध तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। किच्छा में सीओ ओम प्रकाश शर्मा और कोतवाल धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश सुखविंदर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इसमें हमने एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है जिसके ऊपर 20,000 का इनाम था और इनके लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें 4 आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं, लूट डकैती के मुकदमे हैं। साथ में रिसेंटली एक अभी नवंबर माह में ट्रांजिट कैंप में लूट हुई थी, उसमें ये मेन मास्टरमाइंड थे और इनके पास उस लूट से संबंधित सामान भी बरामद हुआ है और साथ में गिरफ्तारी के दौरान इनसे अवैध असला भी एक बरामद हुआ है
और इनकी अरेस्टिंग से निश्चित रूप से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। और इस टीम ने सीओ किच्छा और इंस्पेक्टर किच्छा साहब के नेतृत्व में बहुत ही सराहनीय काम किया है और काफ़ी सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया गया। रामनगर में इन दिनों कुछ आपराधिक व्यक्ति कई साल पुराने घटनाक्रम दिखाकर एक पत्रकार को फंसाने का षड्यंत्र रचाए हैं, जिसको लेकर नेशनलिस्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पत्रकार यूनियन अब एक्शन में आ गई है। उन्होंने कोतवाली रामनगर अरुण कुमार सैनी को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। क्षेत्र के अंदर कोई भी अपराध या अपराधी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई भी अपराधी किसी को भी नाजायज तौर पर बेवजह रूप से परेशान किया है, उसके खिलाफ सशक्त होकर लड़ना चाहिए। सारे शासन प्रशासन को इसकी सूचना देनी चाहिए, उनके उस अपराधी के खिलाफ पूरी की पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। और यदि वो पत्रकार का उत्पीड़न करता है तो इसमें सूचना विभाग को भी शामिल किया जाना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि इसमें जो है उस अपराधी व्यक्ति जो एक है, दो हैं, जितने भी हैं, उन सबके खिलाफ कोर्ट में भी जाना चाहिए। भविष्य में कोई भी अपराधी व्यक्ति किसी पत्रकार या जनता के आदमी को परेशान ना कर सके। यूनियन की तरफ से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, उसमें कुछ आरोप प्रत्यारोप के बारे में जानकारी दी गई है। हमारे द्वारा जो इसमें जांच के बाद ही विधि कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जो भी ज्ञापन में बात की है, आरोप लगाए गए हैं, उसके संबंध में हमारे द्वारा रिकॉर्ड देख के ही बात की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 2022 का शुभारंभ किया। मसूरी वासियों को मसूरी विंटर लाइन कार्निवल 2022 के आयोजन की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण देवभूमि का प्रत्येक क्षेत्र एक विशेष प्रकार की ऊर्जा के लिए है। साथ ही कहा कि विश्व प्रसिद्ध मसूरी का यह विंटर कार्निवाल पर्यटन और लोक संस्कृति का अनूठा संगम है। देश विदेश से आए प्रसिद्ध कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इसे और भी अधिक मनोहारी बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों की सराहना की और लोक कलाकारों का उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सभी के लिए गौरव की बात है कि पहाड़ों की रानी मसूरी ने विश्व पर्यटन के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट पहचान स्थापित की है। हल्द्वानी में प्रशासन ने रेलवे के अधिकारियों के साथ प्रोफाइल समीक्षा बैठक की। बैठक में कुमाऊं कमिश्नर, डीएम, एसएसपी और रेलवे के एडीआरएम सहित कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे के अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 28 दिसंबर से अतिक्रमणकारियों को मुनादी कराने के साथ ही नोटिस दिया जाएगा और उसी दिन से पिलरबंदी भी की जाएगी। बता दें कि प्रशासन और रेलवे 78 एकड़ भूमि पर 4300 से अधिक घरों को तोड़कर अतिक्रमण हटाना है, जिसमें हजारों लोग प्रभावित होंगे। लिहाजा अतिक्रमण हटाए जाने का पूरा मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसके अलावा अतिक्रमण क्षेत्र में ड्रोन कैमरे और वीडियो कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। कानून व्यवस्था बाधित न हो और शांतिपूर्वक अतिक्रमण हटाओ अभियान को चलाया जाए, इसके लिए भी व्यापक फोर्स, रेलवे, पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा व्यवस्था किए जाने को लेकर बातचीत की गई। जो रेलवेज की लैंड है उस पे जो भी एंक्रोचर्स हैं, उसमें डायरेक्शंस रेलवेज को ये हैं कि इस पे आप अपना कब्जा प्राप्त करें और उसमें केवल कुछ कंडीशंस दिए कि 1 हफ्ते का नोटिस हो जाए, इसकी पब्लिकेशन हो जाए, उसकी मुनादी भी हो जाए। उसके बाद जो पर्याप्त फोर्स की मांग है स्टेट की ओर से भी, रेलवेज की ओर से भी, उसको मांग लिया जाए और इस भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया जाए। इस कंप्लायंस के क्रम में आज यहाँ पे डायरेक्शंस दिए गए हैं और इसको समयबद्ध तरीके से शासन स्तर पे भारत सरकार के लिए इसमें आगे प्रक्रिया शुरू होगी और जो पूरी प्रक्रिया है उसके अनुसार देखा जाए तो 4,500 कमिश्नर, डीएम, पुलिस और अन्य पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ समन्वय किया गया। माननीय उच्च न्यायालय आदेश की पालना की जाएगी और इसी आदेश की पालना के लिए जो भी सहयोग राज्य सरकार से हमें चाहिए उसी की आज रूपरेखा तैयार की गई और उम्मीद है कि जल्दी निर्णय का पालन किया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डाकरा, देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में
वर्ष 2022 भारत के लिए विशेष उपलब्धियों से भरा रहा। इस वर्ष देश ने विकास की रफ्तार पकड़ी है और हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था हैं। सीएम धामी ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया और नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम प्रारंभ किए हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद, वह लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ऐसे कठिन समय में G20 की भारत को अध्यक्षता का काम मिला है, अध्यक्षता का नेतृत्व मिला है। उससे भी पूरी दुनिया के अंदर जो लोकल फॉर ग्लोबल का जो मंत्र है, वह मंत्र आगे बढ़ेगा। आज का दिन चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है और इस दिवस को सुशासन दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं, चूंकि वो सुशासन के प्रतीक रहे। उन्होंने सुशासन का संदेश हम सब लोगों के लिए पाथे एक हमेशा के लिए बनाया। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक कथाकार और उपन्यासकार डॉक्टर अरुण प्रकाश डोडियाल को अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया गया, जो कि उत्तराखंड के लिए गौरव का पल रहा। बता दें कि दिल्ली में देश के प्रसिद्ध 25 विभूतियों को इस सम्मान से नवाजा गया है। आपको बता दें कि हर साल इस सम्मान से अलग अलग विधा में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाता है। ये सम्मान देश और विदेश में सम्मानित कार्य करने वालों को दिया जाता है। ऐसा पहला मौका है कि किसी उत्तराखंडी साहित्यकार को इस सम्मान से नवाजा गया है। डॉक्टर डोडियाल उत्तराखंड के पौड़ी जिले के दुमलोट गांव के मूल निवासी हैं। वे दिल्ली में शिक्षा विभाग में बड़े पद पर रहे हैं और वर्तमान में गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। यहां तक कि डॉक्टर डोडियाल ने सेवानिवृत्त होने के बाद अपना सारा पैसा गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनाने में खर्च कर डाला। पिथौरागढ़ जिले के भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। काली नदी पर तटबंध निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके विरोध में नेपाल की ओर से पथराव किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। वहीं इस मामले में सीएम धामी का कहना है कि सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही छिटपुट घटनाएं हुई हैं। हमारा नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है। स्थानीय स्तर पर छुटमुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन दोनों देशों के स्तर पर कहीं पर भी ऐसी बात नहीं है। हमारा जो नेपाल के साथ इस सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ जो रोटी बेटी का संबंध है, जो हमारा एक सांस्कृतिक संबंध है, जो हमारा पूजा पद्धति का संबंध है, हमारा रहन सहन का जो संबंध है, वो संबंध बना रहेगा। हमारा भाईचारा है और वो बहुत पुराना भाईचारा है और आगे बना रहेगा। हम दोनों ही देश एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। बड़कोट पुलिस ने धर्मांतरण कराए जाने के मामले में ईसाई मिशनरी से जुड़े 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल बीते दिनों देवढुंग क्षेत्र में एक एनजीओ के नवनिर्मित भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह कानून ऐसे ही लोगों के लिए लाया गया है और सख्ती से इस कानून का पालन कराया जाएगा। ये कानून लाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। देहरादून में वीर बाल दिवस के अवसर पर राजभवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शामिल हुए और बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही साहिबजादों के त्याग, बलिदान, वीरता और साहस को याद किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नन्हे साहिबजादों ने अत्याचारियों की बात न मानते हुए सिख धर्म को उस महान परंपरा को आगे बढ़ाया है और अन्यायी शासकों के सामने कभी न झुकने की महान शिक्षा दी। वहीं कहा कि महान बलिदानियों की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए मैं मोदी जी का धन्यवाद करता हूं। यह क्षण भारत के इतिहास में एक युगांतकारी क्षण है, जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा।
उत्तराखंड में सर्द का प्रकोप जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मौसम के मार से बचने के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए। उन्होंने राज्य के सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों और नगर क्षेत्रों में प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करें और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित करें। इस दौरान सीएम धामी ने घंटाघर के पास स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल वितरित कर उनका हालचाल जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति में और सुधार किए जाने के निर्देश भी दिए। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को ठीक प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव की जरूरी है, तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ।